Friends, today we are going to do part 2 of measurement of national income. आज की जो हमारी क्लास है ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब हमने कल की क्लास में क्या सीखा था, थोड़ा सा एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने सीखा था वैल्यू एडेड, जिसे हम एक और दो नाम से और जानते हैं, GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या फिर GDPMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और एक चीज और हम जानते हैं इसके बारे में, वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप एक और नाम से जान सकते हो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, अगर हमारे पास GDPMP आ गया, मुझे नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNPFC। कैसे निकालोगे, आपके पास GDPMP तो ऑलरेडी है, ग्रॉस से नेट माइनस करोगे, सॉरी नेट और ग्रॉस, ग्रॉस बड़ा होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। इसके बाद ये डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक छोटा होता है तो प्लस करना पड़ेगा मुझे नेफिया। और इधर देखिए मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये बेसिक है वैल्यू एडेड मेथड का। अगर आपको ये मालूम है तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको एक और बताया था कि वैल्यू एडेड कभी कभी हमें निकालने को ऐसे पड़ता है, जैसे मान लो कितना वैल्यू प्राइमरी सेक्टर ने ऐड किया, कितना वैल्यू टर्सरी सेक्टर ने ऐड किया, कितना वैल्यू सेकेंडरी सेक्टर ने ऐड किया, तीनों को आप ऐड करोगे तो सब बोलते थे GDPMP। उसके बाद फिर से GDPMP आ गया तो हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं एग्जाम के लिए। इनकम वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना, ये तीनों मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वी शुड हैव लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन है, तभी हम इसे कर पाएंगे। अगर आपका कंसंट्रेशन लूज होता है तो आप नहीं कर पाओगे इसे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल 1 है। पहले मैं सॉल्व एग्जाम्पल करा रहा हूँ, फिर मैं एक अनसॉल्व कराऊंगा, ठीक है आपको। तो ये एग्जाम्पल 1 है और इसमें हमें बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। वैल्यू एडेड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, इसका मतलब होता है GDPMP निकालना है मुझे, फॉर्म ए का और फॉर्म बी का GDPMP। कैसे निकालते हो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले फॉर्म ए का, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए। क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप क्या लिख सकते हो, और तोड़ोगे तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए जी, पहला है क्वेश्चन तो फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब देखिए सेल को देखूंगा, फॉर्म ए है ना, फॉर्म ए का वैल्यू एडेड निकाल रहा हूं, तो फॉर्म ए का डिटेल देखिए, डोमेस्टिक सेल बाय फॉर्म ए, फॉर्म ए का डिटेल है। एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए 1000, यानी फॉर्म ए ने टोटल सेल कितना किया, 4000 तो कंट्री के अंदर बेचा है और 1000 विदेश में बेचा है, तो टोटल सेल कितना किया है, 5000, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक तो फॉर्म में का है ही नहीं, कुछ नहीं दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं है। ओपनिंग स्टॉक है, नहीं है। तो मुझे सपना थोड़े आएगा किसका ओपनिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं। जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं है
तो चेंज स्टॉक क्या हो गया, 0। अच्छा देखिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, मैंने बताया था रॉ मटेरियल जिसका यूज आप फर्दर प्रोसेसिंग के लिए करते हो या फिर रीसेल के लिए करते हो। तो परचेज बाय फर्म, फर्म मैंने खरीदा है, तो ये क्या हो गया उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो निकाल लो, सेल हमें दे रखा है डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट बाय फर्म, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है बाबू, यहाँ पर देखो परचेज बाय फर्म है। तो अब देखो डोमेस्टिक सेल कितना है, 4000, डोमेस्टिक सेल कितना है 4000, और एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है 1000, और माइनस कर दूंगा परचेज बाय फर्म में 200। तो 4 और 1 5000, 5000 माइनस 200 4800, और फिगर किस में बाबू, करोड़ में, तो 4800 करोड़। ये आ गया मेरा किसका, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। इसी तरह मुझे निकालना पड़ेगा क्या, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, यहाँ निकाल लो। अरे सर आपका बोर्ड है, जहाँ निकालना है वहाँ निकाल लो। तो ठीक है, आपसे नहीं पूछूंगा, आपसे बुरा लगता है आपको। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, फर्म बी ने कितना वैल्यू ऐड किया है, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला लिखने की याद डालो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, आप बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, वेरी गुड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कौन बच्चा हो रहा है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और माइनस कर दूंगा क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पूरा पूरा फॉर्मूला लिखना है मुझे, अभी आपको सिखाना है ना। तो बताओ सेल कितना है, तो लिख दो सेल बाय फर्म बी 2940, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, उसने खरीदा कितना का, 1300। अगर आपको एक और स्टेप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, सेल बाय फर्म बी प्लस माइनस परचेज बाय फर्म बी, ठीक है, मतलब वही हुआ, स्पेस नहीं है इस कारण से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 2940 माइनस 1300, तो ये आ गया 1640 करोड़। तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया इसी के साथ। फर्स्ट तो क्वेश्चन दुखा, आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में भी लग रहा है देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। तो क्वेश्चन को पहले डीपली पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन कर पाएंगे हम। अगर ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। बोल रहा है क्या, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म ए की वैल्यू एडेड निकालनी है और फर्म बी की निकालनी है, ठीक है। तो पहले अभी पहला वाला काम कर लेते हैं, बाकी इसके बाद ये काम करना है। सबसे पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकाल लेते हैं और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म ए का फॉर्मूला क्या हो गया, मैं यहाँ सॉल्व करके देखता हूँ। वैल्यू सॉल्यूशन है ये, ठीक है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, क्या फॉर्मूला सिखाया था आपको, बताओ। वेरी गुड, आप अगर बताया हो तो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो इंटरमीडिएट की स्पेलिंग थोड़ी गलत लग रही है अभी आपको, लो लिख ही देता हूँ, खुश रहो तुम, गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है,
मैंने फॉर्मूला तोड़ना सिखा दिया आपको। यहाँ पर क्या होगा बताओ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप फॉर्मूले लिखने की आदत डाल लो, गलत तो नहीं होगा आपसे कुछ भी चीज। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन में आते हैं और डिटेल से करते हैं क्वेश्चन की। सेल्स बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ये फॉर्म बी की डिटेल्स है, तो साइड में लिख दो बी, फॉर्म बी की डिटेल है। फॉर्म बी ने गवर्नमेंट को सेल किया 100 करोड़ का। सेल बाय फॉर्म ए, फॉर्म ए ने सेल कर रखा है 500 करोड़, ये फॉर्म ए की डिटेल है। फॉर्म बी ने गवर्नमेंट को सेल किया 100 का, और फॉर्म ए का टोटल सेल बताया, ये नहीं बताया कि फॉर्म ए ने किसको कितना सेल किया। सेल बाय फॉर्म ए 500 करोड़ का फॉर्म ए ने सेल किया है, ये नहीं बताया कि फॉर्म ए ने किसको बेचा है, तो हम क्या मानेंगे, ये टोटल सेल है। आगे देखो, सेल बाय फॉर्म बी टू हाउस होल्ड, फॉर्म बी ने हाउस होल्ड को कितना बेचा, 350। देख लो ना, पहले दिया फॉर्म बी ने गवर्नमेंट को बेचा, फॉर्म बी ने हाउस होल्ड को बेचा। चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म ए का स्टॉक का चेंज बता रखा है, तो ये ए का डिटेल है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी का डिटेल है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी का डिटेल है। परचेज बाय फॉर्म ए ने कितना का सामान खरीदा है, 320 का, तो फॉर्म ए का डिटेल है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स, ये दोनों फर्म्स का डिटेल है। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये भी दोनों फर्म्स का डिटेल है। ये देखो, सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी, फर्म ए ने फर्म बी को 200 करोड़ का सेल किया है, तो फर्म ए का एक और डिटेल दे दिया। तो फर्म ए का कितने डिटेल दे रखे हैं, 1 2 3 4। क्लियर है? अभी तो हमने बस इतना ही सीखा कि कौन कौन सा डिटेल फॉर्म ए का है, कौन कौन सा डिटेल फॉर्म बी का है, अभी कुछ नहीं पढ़ा। अब देखो, ये सेल बाय फर्म ए 500 करोड़ और सेल बाय फर्म ए टू बी 200 करोड़। तो देखो बाबू, एक बात समझो, फर्म ए का टोटल सेल दे रखा है और ये दे रखा है फर्म ए ने फर्म बी को बेचा 200, तो ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। मैं बोल रहा हूँ मेरा टोटल सेल 500 करोड़ का है और बोल रहा हूँ मैंने ए को बेचा 200 करोड़ का, तो भाई क्या हुआ, टोटल सेल ना चाहिए मुझे, तो यहाँ लिखूंगा मैं सेल बाय फर्म ए। ठीक है, और एक नोट दे दूंगा, नोट सेल बाय फर्म ए टू बी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेल बाय फर्म ए। ठीक है, अब देखो, सेल के बाद हमें क्या चाहिए, चेंज इन स्टॉक, ये भी हमें दे रखा है, तो ये हमें दे दिया। चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म 40 निकाल के दे रखा है हमें, तो और क्या चाहिए हमें, 40। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो, परचेज बाय फर्म में, तो माइनस कर दूंगा परचेज बाय फर्म में। देखो सेल बाय फर्म में कितना है, 500 करोड़ प्लस 40, और परचेज कितना कर रखा है इसने, परचेज बाय फर्म में 320। अब ऐड करो, 540 माइनस 320, तो ये आ गया हमारा 220 करोड़। तो ये हमारा आ गया फर्म ए का वैल्यू एडेड 220 करोड़। समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, यस रॉन्ग। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए तो 20 है ना, तो ये 200 देख रहे हो। अभी तो मेरे पास आंसर था तो समथिंग रॉन्ग पता चल गया, आंसर नहीं होता तो समथिंग रॉन्ग पता नहीं चलता। तो ये आ गया हमारा वैल्यू एडेड बाय फर्म है। इसी तरह हम निकालेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म भी, तो आप इसे नोट करो, फिर मैं मिटाने वाला हूँ, अभी पॉज करके नोट करो मुझे।
अभी हमने जस्ट निकाला वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, कितना आया था 200 करोड़। अब हम निकाल रहे हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या लिख सकते हो आप, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो जी, अब क्वेश्चन में तगड़ापन आया। क्वेश्चन जब हम आउटपुट निकाल रहे थे फर्म ए का तो हमें टोटल सेल मालूम था, लेकिन फर्म बी का जो सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। फर्म बी ने गवर्नमेंट को इतना बेचा, फर्म बी ने ऐसा किया वैसा किया, सब दे रखा है, तो मुझे डिटेल को नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ये लूंगा, प्लस सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड। देखो अब क्वेश्चन ए में था वैल्यू एडेड निकाल रहे थे आप ए का, तो उसमें हमें निकालना टोटल सेल दे रखा था, इसमें टोटल सेल मुझे निकालना पड़ रहा है। सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, और देखो सेल दे रखा है क्या, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी देखा, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, अब चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए कैसे निकालते हैं हम चेंज इन स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। इतना आया, अभी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में आए हैं। अच्छा, आप आगे देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो, तो अरे इसमें तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उससे कम से कम रॉ मटेरियल की तो रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो प्रोडक्शन करेगा। तो हर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो जरूर मिलेगा। ये देखो सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी, ए ने बी को बेचा है 200 करोड़ का, बी ने तो खरीदा है ना, तो यहाँ आएगा माइनस परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। अब बस इंफॉर्मेशन पुट कर दो, सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट कितना था 100 करोड़, और सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड कितना था 350 करोड़, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस कितना है 40 माइनस 30, 40 माइनस 30, और परचेज कितना कर रखा है 200 का। तो आप देख लो ये 450 प्लस 10 माइनस 200, 460 माइनस 200, तो ये आ गया हमारा 260 ना। हम्म, 260, इसमें क्या कैलकुलेशन करना है, समझ में आया आपको। अभी हमारा एक पार्ट खत्म हो गया इसका। देखो अभी हार्ड नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना आप तो मक्खन लगेगा आपको, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस कारण से थोड़ा टाइम लग रहा है। अब तो बस आसान है। अभी हमें निकालना है जीडीपी एमपी और निकालना है एनडीपी एफसी। तो पहले जीडीपी एमपी तो हम निकाल लेंगे, मैं अब मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी, इसका एक और नाम है बताया था मैंने आपको, जीवीए एमपी। कैसे निकालते हैं तो मैंने सिखाया था आपको, फर्म ए कितना वैल्यू एड किया और फर्म बी कितना वैल्यू एड किया, दोनों को ऐड कर दोगे। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। फर्म ए ने कितना वैल्यू ऐड किया बताइए, फर्म ए ने ऐड कर रखा था, अभी निकाला था मैंने 200 करोड़, और फर्म बी ने कितना ऐड कर रखा है 260 करोड़।
तो ये आ गया 460 करोड़। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या था क्वेश्चन में, एनडीपीएफ से निकालना है, एनडीपीएफ से निकालना है। तो अब तो इसमें हम महारथी है, हमें मालूम है जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट पे जाना है तो माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लिखूंगा, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो माइनस कर दूंगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो बड़े से छोटे पर जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आप देखो जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया है 460 करोड़, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल में मालूम है 120, और इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 75, तो सब्सिडी जीरो है मान लो, तो माइनस कर दूंगा 75। ये होता फॉर्मूला ना, 75 माइनस जीरो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी क्या है, जीरो है, तो 460 माइनस 120 माइनस 75। अगर आप इसे माइनस करते हो 460 माइनस 120 माइनस 75, तो 265 करोड़। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिखाया हमें क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 4 करते हैं, उसके फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखिए, ये सीबीएसई दिल्ली 2003 का क्वेश्चन है, और हमें निकालने बोला नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालना है। नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालना है हमें, NVA MP, इसे आप एक और नाम बोल सकते हो, V को डी लिख सकते हो, NDP MP, ये निकालना है, ठीक है। सेल्स दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इसके से क्या निकालोगे आप, चेंजिंग स्टॉक निकालोगे। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, और रेंट ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अब देखो जी, अगर ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं देता तो मैं इसे ही मान लेता 15, 5, 20 इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, लेकिन हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, तो हम ये मानेंगे कि जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है और ये रेंट है, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। अगर हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं देता तो रॉ मटेरियल जितना हमने खरीदा और रेंट जितना हमने पे किया, इसे हम क्या मान रहे थे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लेकिन हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी निकाल कर दे रखा है, तो हम इसे क्या मान लेंगे कि ये दोनों इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब देखो जी, मैंने आपको सिखाया था, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी निकाल मांगने बोले, सबसे पहले आप निकालो जीडीपी एमपी, जीडीपी या फिर जीडीपी एमपी, या फिर इसका एक और नाम क्या है, जीवीए एमपी, क्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में कुछ भी निकालने बोले, सबसे पहले ये निकाल के बैठ जाना है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इसके बाद और एक बार फॉर्मूला लिख लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो जी, क्वेश्चन में हमें सेल दे रखा है 90 करोड़, चेंज इन स्टॉक का वर्किंग नोट बना लो, चेंज इन स्टॉक क्या फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 15, तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 10, ठीक है। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 40, तो ये आ गया 100, 90 प्लस 10 100, 100 माइनस 40, 60 करोड़। हमने तो जीडीपी एमपी निकाल लिया, बट क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एनवीए एमपी, तो एनवीए एमपी या फिर इसका एक और नाम क्या है, एनडीपी एमपी।
हमें हमें क्या निकाल लिया हमने, जीडीपी एमपी निकाल लिया हमने। ग्रॉस नेट पे जाना है तो माइनस कर दूंगा क्या, डेप्रिसिएशन। डी सेम है, पी सेम है, एमपी सेम है, तो जीडीपी एमपी कितना आ गया है 60 करोड़ और डेप्रिसिएशन कितना है देखो 20, तो ये कितना आ गया हमारा आंसर 40 करोड़। देख लो और दो नोट चिपका दो। नोट 1, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड रेंट are not included, are already included in intermediate consumption। तो ये एग्जाम्पल 3 था, आई होप समझ में आया। अब एग्जाम्पल 4 करेंगे। आइए हमें निकालना है ग्रॉस, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दिल्ली 2005 का क्वेश्चन है, सीबीएसई दिल्ली 2005। हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, GVAFC। इसका एक और नाम हो सकता है GDPFC निकालना है। हमें कुछ भी निकालना हो, मैं बताया था आपको, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, GDP-MP निकालते हैं। कुछ भी निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में, हम तो भाई पहले ये निकालेंगे। और फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आपको याद हो जाओ फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल दे रखा है 500 करोड़ प्लस चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 20 माइनस 30, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वर्किंग नोट बना सकते हो इसका। और इंटरमीडिएट का परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रखा है हमें, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रखा है 300। एक मिनट, क्वेश्चन सही बताया ना मैंने, ठीक है। परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 300, तो आप कैलकुलेशन कर लो, यही आएगा हमारा 500 प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का आ गया 10 करो, माइनस का 10, 20 में से 30 माइनस किया तो माइनस 10, माइनस 300, तो 500 माइनस 10 माइनस 300, माइनस 310, 190 करोड़। समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है 190 करोड़। तो हमने निकाल लिया। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, GDPFC निकालना है, हमें GDPFC निकालना है। और हमारे पास क्या है, GDP-MP हमने निकाल लिया। वाओ, जी सेम है, डी सेम है, PP सेम है, MP और FC। तो मार्केट प्राइस पर आओ तो फैक्टर को छोटा होगा, तो माइनस कर दूंगा क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। GDP-MP हमें मालूम है कितना है, GDP-MP 190 करोड़। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूँ, इसी में निकालो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 190 करोड़ माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, देखो क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो मान लो क्या है, 0 है। और सब्सिडी कितना है, माइनस का 40। तो 190 करोड़ और माइनस माइनस प्लस हो गया 40, तो 230 करोड़ आंसर। अच्छा, ये जो है एक नोट दे देना आप कि परचेज ऑफ मशीनरी क्या है,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, इसीलिए हमने इसे इंक्लूड नहीं किया। ये होता है हमारा दो गुड्स होते हैं, एक फाइनल गुड्स होता है, एक इंटरमीडिएट गुड्स होता है। ये फाइनल गुड्स है, ठीक है। तो आप नोट दे दोगे ना। तो लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। इसको मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, आप ही से करवाऊंगा, तो आप मुझे इसका आंसर भेज देना, वो कमेंट कर देना, बहुत है। आंसर क्या होगा इसमें, हमें निकालना है क्रॉस वैल्यू वेटेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या निकालते हैं, GDP-MP निकालते हैं। तो GDP-MP निकाल लेंगे, कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स दे रखा है ले लेंगे, और चेंज इन स्टॉक दे रखा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में, अरे इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो मैंने लिखा ही नहीं, रुक जाओ। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 100 करोड़। देखो जी, तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लोगे माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर लोगे, ठीक है। अब देखो बाबू, ये रेंट दे रखा है, तो ये रेंट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगा, तो आपको स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, सब्सिडी देख लेना। ये प्रॉफिट्स क्यों दे रखा है, जस्ट टू कन्फ्यूज। प्रॉफिट के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। प्रॉफिट जो होता है ना, ये हमारा इनकम मेथड का होता है, तो ये आपको जस्ट कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा है। अच्छा बाबू, ये जो था ना मेथड, ये सबसे टिपिकल मेथड था। इसके बाद एक और मेथड हार्ड है थोड़ा सा, वो है एक्सपेंडिचर मेथड, और बाकी तो सब इजी। इनकम मेथड सबसे आसान है। तो बस आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, और इसका सॉल्यूशन का आंसर ज़रूर मुझे भेजना, हो सके तो इसका आंसर बता देना मुझे। मैं बताता हूँ, नियरली 100 to 110 करोड़ के बीच में इसका आंसर है। 100 से 110 करोड़ के बीच में इसका आंसर है। आप मुझे आंसर भेज देना, ठीक है। चलिए।